नमस्कार। आज देश की बहस में मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया नहीं बल्कि मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने सम्मानित एक्सपर्ट पैनल के साथ साथ आप सभी दर्शकों को देश के इस नंबर 1 डिबेट शो में एक बार फिर आमंत्रित करता हूं। जिन बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा आज आपने चुना है उसी पर हम देश की बहस कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किस मुद्दे को आज आपने चुना है देश की बहस के लिए। देश की बहस के लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है तालिबान पर पाकिस्तान और चीन की चाल का भारत का जवाब क्या है। 65% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की बैठक हुई। अफगान संकट का मुद्दा छाया रहा। पुतिन ने अमेरिका पर सीधा ठीकरा फोड़ा तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सबका सहयोग करने की दलील देकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर बचते नजर आए। मगर चीन और पाकिस्तान तालिबान के जरिए जो खेल अफगानिस्तान में खेल रहे हैं वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन विस्तारवाद एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रहा है, इसके लिए खजाना भी खोल दिया है। मगर तालिबान की आतंकी सरकार पर इस मेहरबानी का फायदा उठाने की फिराक में पाकिस्तान जुट चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि तालिबानी तिकड़ी से निपटने का प्लान क्या है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबानी कैबिनेट में खूंखार मंत्रियों की लंबी फहरिस्त भी तैयार है। लेकिन नापाक पाकिस्तान और चीन की चाल दुनिया साफ साफ देख रही है। भारत ने ब्रिक्स के महासम्मेलन में एक बार फिर बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर जमकर निशाना साधा है। ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। ब्रिक्स के महासम्मेलन से ठीक पहले दुनिया ने भारत की ताकत को बाड़मेर में एक बार फिर देखा। पाकिस्तान की सरहद से महज 40 किलोमीटर दूर NH 925 पर भारी भरकम C-130 सुपर हर्क्यूलिस जब लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरा तो पाकिस्तान की सांसें भी थम गई थी। 20 स्ट्रेटेजिक रोड जो वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के खिलाफ बॉर्डर एरिया में बना रहे हैं, उन रोड के नज़दीक जितने हम एयर स्ट्रिप बना सकते हैं उनको बनाने चाहिए ताकि हवाई जहाज वहाँ लैंड कर सके, रिफ्यूल कर सके। जानकारों की माने तो चीन ने करीब $31 बिलियन तालिबान को तोहफे में नहीं दिया है, बल्कि उसकी नजर अफगानिस्तान के खजाने पर है। जाहिर है चीन विस्तारवाद के लिए चीनी चाल चल रहा है। चाइना पूरे अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को गहरा कर सकता है और फिर पूरे अफगानिस्तान की सिचुएशन का एक्सप्लॉयटेशन अपने हितों के लिए कर सकता है। वो अपने CPEC के प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ा सकता है। साथ ही साथ पूरे अफगानिस्तान की सिचुएशन का इस्तेमाल करते हुए वो अपने डोमिनेंस को साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट रीजन में बढ़ाने के लिए भी अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान तालिबान के कंधे पर बंदूक रख अपने आतंकी की नई जमीन तैयार करने में जुटा है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया की आंख में सिर्फ धूल झोंककर भारत विरोधी एजेंडे को जारी रखना चाहता है। ना पाकिस्तान और ना ही तालिबान जो है वो किसी भी तरह की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बार बार वो वाजे कर चुके हैं कि वो ना हिंद के अफगानिस्तान की जमीन जो है वो किसी भी टेरर एक्टिविटी के लिए किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। देश की बहस में चर्चा है कि खूंखार तालिबान को पाकिस्तान का बारूद और चालाक चीन का जमकर साथ मिल रहा है, लेकिन भारत समेत दुनिया के बड़े देश इसे चुपचाप नहीं देख रहे। सवाल है कि क्या इस तालिबान परस्त तिकड़ी को करारा जवाब देने का सही वक्त है। तो जमीनी हालात क्या हैं वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। देश की बहस में आज का सवाल भी यही है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में चीन पाकिस्तान गठजोड़ क्या बड़ा रोड़ा है। आप शो के दौरान इसी मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट www.newsnationtv.com पर, न्यूज नेशन की मोबाइल ऐप पर, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल यानी @NewsNationTV और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर साझा कर सकते हैं। शो के दौरान आपके हम जवाब दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। आपकी राय, आपके सवाल को भी हम इस शो में शामिल करेंगे। और इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब जुड़ रहे हैं। पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। PTI के नेता नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। PMLN के नेता पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और पहला सवाल आरजू काजमी आपसे, भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है ब्रिक्स
समिट के दरमियान कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज के लिए ना किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए, यह इंश्योर किया जाए। क्या मौजूदा हालात में ऐसी कोई उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए, ये कहना तो बहुत अभी कोई भी कॉन्फिडेंट होके नहीं कह सकता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या दोबारा वही तालिबान आएंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी आज स्टेटमेंट्स आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हक्कानी ग्रुप को भी उन्होंने कहा है कि उन्हीं का हिस्सा है। उन्होंने विमेन क्रिकेट टीम के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती हैं, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं। उन्होंने कहा है कि उसी तरह से जो है शरिया लॉ वो लगाएंगे और सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अगर 1400-1500 साल पहले का शरिया लेकर आ रहे हैं तो फिर इनको चाहिए कि ये हथियार भी इस्तेमाल ना करें, ये मोबाइल भी यूज ना करें, ये जहाज, टैंकर और जो दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके बजाय ये घोड़ों पे घूमें, ऊंटों पे जाए, तलवारों से लड़ें। क्योंकि आपको किसी जगह भी पूरी दुनिया में किसी इस्लामिक कंट्री का जो है कोई यूनिवर्सिटी नजर नहीं आएगी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में जिसका शुमार हो, जिसे काउंट किया जाए। हमारे मिनिस्टर कहते हैं शेख रशीद साहब कि हमने तालिबान तैयार किए। हमारे जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब, वो कहते हैं कि जी हमने जिहादी तैयार किए। बिल्कुल किए, हमने ना कोई साइंटिस्ट बनाया, ना हमने कोई एजुकेशनिस्ट बनाया, ना हमने कोई पायलट बनाया, ना हमने किसी फील्ड में हम आगे बढ़े। हम सिर्फ जिहादी तैयार करते रहे, हम इसी तरह के लोगों को सपोर्ट करते रहे और आज भी हम वही कर रहे हैं। सारी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करके पीछे की तरफ जा रहा है। उसके बाद हम ये कहें कि जी तालिबान जो है वो बदल गए हैं या फिर ये कि दुनिया हमारी इज्जत करे। नदीम कुरैशी साहब, आपने सुना पाकिस्तान की जर्नलिस्ट आरजू काज़मी को, जो बड़ा सवाल खड़ा कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान के एजेंडे पर, पाकिस्तान के विजन पर। और उसी के चलते ये सवाल अपने आप में पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है कि क्या अब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज के लिए नहीं होगा? क्योंकि सवाल तो यह है कि अब तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि तालिबान काबिज है और पाकिस्तान और चीन का पूरा सपोर्ट है। नदीम कुरैशी साहब, अफगानिस्तान में जो पिछले साल में होता रहा, 62 कैंप तो आपके मुल्क ने लगाए हुए थे। वहां पर आम पाकिस्तानी सोचता ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फासले पर नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें आज सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से पढ़ने को मिलती है। आम पाकिस्तानी बड़ा हैरान होता था कि आप इल्जाम तो हम पर लगाते हैं दहशतगर्दी का। एक तो हम दहशतगर्दी के विक्टिम है, दूसरा आम हिंदुस्तानी जो आज साफ पानी से महरूम है, घर वाली छत से महरूम है, रोटी से महरूम है, हॉस्पिटल से महरूम है, उनको छोड़कर आपकी हुकूमत क्यों अफगानिस्तान में जाकर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही थी? मैं समझता हूं पूरी दुनिया ने, जो स्टेक होल्डर है उसके, अमेरिका है, नेटो है, यूरोप है, मिडिल ईस्ट के कई ममालिक हैं, सबने बैठ के इन्हीं तालिबान के साथ दोहा में मुज़ाकरात किए। और आज जब वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए, आपका ब्लू आई अशरफ गनी और उन लोगों का ब्लू आई जो सब ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, वो वहां से राय इख्तियार कर गया। तो आज लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, ये सवाल कभी आपसे उन मुल्कों ने नहीं पूछा जहां पर आप जाते थे खैरात मांगने के लिए, फंडिंग के लिए? क्या उन मुल्कों ने कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि हम आपको आखिर पैसा क्यों दें? और यहां पाकिस्तान की मदद कोई मुल्क करे और भारत किसी मुल्क की मदद करे, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहां नेशन बिल्डिंग कर रहा है भारत, पाकिस्तान अपनी टेरर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अलग अलग देशों में जाकर पैसे मांगता रहा है। ये थोड़ा अंतर है, इस अंतर को समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए भी। सर, आप अपने एक देश के नेता हैं और जो अहम सवाल था बुनियादी, वो मेरा ये कि क्या अब ये मान ले पूरी दुनिया की अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तो सिर्फ और सिर्फ टेरर एक्टिविटीज के लिए होगा? इसे कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, हर कोई जान रहा है इस सवाल का जवाब। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल जो आप लोग करना चाहते थे, आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हो सकी, बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब। आपने पूरे 20 साल अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के लोगों को, मैं समझता था हिंदुस्तान में कोई नेशनल अकाउंटेबिलिटी फोरम बनेगा जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी करेगा। आप जाकर अफगानिस्तान की बात करते हैं, आप पंचशील की बात करते हैं, आम पाकिस्तानी आपसे पूछता है। और दूसरी बात जो हमने पाकिस्तान को ताना दिया, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज पाकिस्तान दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वाकई नहीं कि आपसे वाकई मुझे लगता है नदीम कुरैशी साहब, इससे बड़ा कोई चुटकुला नहीं हो सकता।
आरजू काज़मी, मैं अपने बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वाकई पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बहुत इज्जत से देखा जाता है? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान को अभी एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, इकोनॉमी अपनी ठीक करने की ज़रूरत है, हेल्थ सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल हम ये दावा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हुआ है या पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हो रही है, इसलिए कि अगर आप इकोनॉमी पे काम नहीं करते और आप लोगों की डोनेशंस पे ही कभी आगे बढ़ रहे हैं तो कौन इज्जत करेगा? मांगने वालों की और उधार लेने वालों की इज्जत नहीं होती। हमें अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो इन सब चीज़ों में से निकलना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और इस सच्चाई को हम जितनी जल्दी मान लेंगे उतनी जल्दी हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत, मैं आता हूं नदीम कुरैशी साहब। देखिए, आपने अपनी बात कही, आरजू जी ने उसका जवाब दिया, लेकिन गुरमीत सर, आज की इस ब्रिक्स समिट में जो बात रूस की तरफ से कही गई है, जो बात व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई है, उस बात का क्या कुछ मतलब आने वाले वक्त के लिहाज से आपको नजर आता है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात कही कि ये जो संकट है, ये जो चुनौती है, ये दुनिया को इसको नोट करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं इससे पहले एक चीज़, आपने बहुत आज जो शुरुआत की आज के डिस्कशन की, एक बहुत सुंदर तरीके से की है। एक आवाज़ थी जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ थी, उनके आत्मा की आवाज़ थी। वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी एजुकेशन इकॉनमी कहाँ है, क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जो आवाज़ सुनाई दी, वो सुनाई दी आवाज़ जो टोटली रेडिकलाइज्ड है। और तीसरी मैं बात कहना चाहता हूँ, जो काबुल में प्रोटेस्ट हुए हैं जिसपे कहा गया है पाकिस्तान मूव बैक, डेथ टू पाकिस्तान, जो तेहरान के अंदर में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर में जो आवाज़ें उठी हैं प्रोटेस्ट की कि डेथ टू पाकिस्तान और मूव बैक, और जो पंजशीर के अंदर में जो मसूद के हेडक्वार्टर का वहां से जो आवाज आई है कि पाकिस्तान की ये प्लानिंग थी, नापाक साजिश थी कि किस प्रकार जो उनके नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर हैं और अमरुल्लाह सालेह, उनको मरवाने की प्लान थी। देखिए, एक बात पक्की है, उन्होंने आज के जो ब्रिक की आप बात कर रहे थे, उसमें कुछ एक बातें निकलकर बिल्कुल क्लियर से आई हैं। पहला कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर में कॉपरेशन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो पाकिस्तान ने इंटरफेरेंस किया है, ये दुनिया को बर्दाश्त नहीं है। अगली बात ये है कि पूरी दुनिया को ये जो चुनौती है थ्रेट और रेडिकलाइजेशन की, इससे एकदम निपटना पड़ेगा। और बड़ी बात ये है कि देखिए, ये जितनी बड़ी ताकतें हैं उनको इस चीज़ का नोटिस लेना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में क्या हालत है। और ये जो सरकार बनी है तालिबान की, ना तो ये इंक्लूसिव है, ना ही ये रिप्रेजेंटेशनल है, और इसके अंदर में एक भी लेकिन गुरमीत साहब, इंक्लूसिव ना हो, नुमाइंदगी ना करती हो, लेकिन पाकिस्तान तो सबसे पहला मुल्क है जो कह रहा है कि देखिए, गुलामी की जंजीरें हमने तोड़ दी हैं। तालिबान अगर काबिज हुआ है अफगानिस्तान पर तो गुलामी की जंजीरें तोड़ रहा है, यानी जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में वो सब कुछ अच्छा हो रहा है और पाकिस्तान हर तरीके से साथ है। देखिए जी, ये जो DGISI काबुल में गए हैं, तो मैं तो समझ नहीं पाया हूं कि किसी देश का जो इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड है उसका क्या काम है। और पाकिस्तान ने ऑफिशियल चैनल से ये कहा है वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए गए हैं, ट्रेड के लिए भी गए और सिक्योरिटी के लिए गए हैं। कोई इंटेलिजेंस, जी ट्रेड के लिए भी ले गए, कारोबार के लिए भी गए। हाँ, ट्रेड, जी जी जी। देखिए, ये तो हंसी की बात है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हैं वो इकॉनमी के लिए गए हैं। लगता है कि देखिए, ये जो चाइना और तालिबान के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, क्योंकि पहले तो चाइना, पाकिस्तान, 13 से ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तालिबान को मिलकर तालिबान ऑफेंसिव किया था। लेकिन जब सरकार बनाने लगे तो आपस में फूट पड़ गई, आपस में उनके अंदर में और भी इंटरवेंशन करने के लिए जो DGISI ने रोल किया है, और चाइना ने जो उनके ऊपर में दबाव डाला है कि जाके जो बातें उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी बात करें। देखिए, ये जो माहौल बना दिया है, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूं,
एक सेकंड दीजिए। जी, ये बताइए। देखिए, जो हर एक अफगानिस्तानी है आज पूरे विश्व के अंदर में, पूरे अफगानिस्तान के अंदर में, उनकी आत्मा को जो चोट पहुंची है, उनकी जो आत्मा से आवाज आई है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, पाकिस्तान बिल्कुल, वहां से यकीनन वापस जाना चाहिए। पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान ने में और दखल दिया अफगानी है। नागरिक आने जो वाले रहते हैं 1000 दुनिया के अलग अलग साल हिस्सों तक में, उनको वो लगातार माफ नहीं पाकिस्तान करेंगे। को कोस रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं बरेली से, धीरेन्द्र सिंह। मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब, भारत की तरफ से मैसेज एक बार फिर क्लियर कर दिया गया है, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि जो आरजू काज़मी की आवाज़ है वो आवाज़ पूरे पाकिस्तान की महिलाओं की होगी, अफ़गानिस्तान की महिलाओं की होगी। और ये कुरैशी साहब अपनी बेगम को लेके इस डिबेट में साथ बैठते तो शायद ये भी ना बोल पाते, इन्हें भी वही बोलना पड़ता जो आरजू काज़मी बोल रही हैं। तो आज जो कुरैशी साहब ने बात रखी, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि तालिबानी पॉलिसी को डिफेंड करने वाला केवल वो हो सकता है जो अपनी बेगम से नफरत करता हो, जो अपनी बच्चियों को अधिकार ना देना चाहता हो। क्योंकि गवर्नमेंट किसकी बनती है, कैसे बनती है, क्या होगा आगे, कितनी मान्यता दी जाएगी, वो बात का सब्जेक्ट है। लेकिन पहली तो बात यह है कि वो अफगानिस्तानी महिलाएं जो सड़क पे बंदूक के सामने अपनी आंखें निकाल के खड़ी हैं, बंदूक से नहीं डर रही हैं, और वो कह रही हैं मेरा अधिकार मुझे चाहिए। और इसी अधिकार की लड़ाई केवल आप ये देखिए अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी लड़ी जा रही है। और किस हक से, किस अधिकार से ये लोग बैठ के यहां पर तालिबान की पॉलिसीज को डिफेंड करते हैं। मैं भी तालिबान का नाम ले रहा हूं, मैं पॉलिसी के नाम ले रहा हूं। जिस पॉलिसी के तहत आपने देखा स्कूल के अंदर बीच में चादर लगा दी जाएगी, लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के उधर बैठेंगे, 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाएगी, लड़कियां पहले जाएंगी, लड़के बाद में जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर AK-47 लेके उनके जो है वो टेबल पे बैठते हैं। तो आप सोचिए कैसा नजारा होगा और किसे डिफेंड कर रहे हैं। देखिए आपने अपना बिजनेस करना है, टेररिज्म का, और कोई देश आएगा इस बयान पर रिएक्ट ना करें या फिर कुतर्क करें, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं कि एक मुल्क कैसे ऐसे बढ़ जाएगा जब जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस तरीके का मंजर किसी मुल्क में सामने आ रहा हो। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि अब तालिबान को के सहारे पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की जो साजिश है पाकिस्तान की, वो अब आगे दिखनी शुरू होगी। तालिबान का खौफ और पाकिस्तान की साजिश ब्लैकमेल करने की। डॉक्टर इरशाद अहमद खान। शुक्रिया अनुराग। मैं आपसे पहले तो ये अर्ज करूंगा, जो हमारे ISI चीफ के बारे में आप बार बार नफरत अंगेज बातें करते हैं, मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया के CIA के चीफ भी आए, दूसरे मुल्कों के चीफ भी आए वहां उस मुल्क के हालात देखने के लिए, उनका आप नाम लेते हुए क्यों डरते हैं? क्यों हमारे ISI? डॉक्टर इरशाद अहमद खान, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, अपनी बात कहिएगा सर। मैंने तो आपको PMLN के नेता के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था, आप ISI के प्रवक्ता हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। कहिए अपनी बात सुने अनुराग, हम आपकी बात सुन रहे थे, अब आप हमारी कहिए सर, कहिए। माफी के साथ मैंने इंटरवीन किया, कहिए अपनी बात। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं मुस्लिम लीग हूँ। मैं मुहिब्बे वतन हूँ और प्यार करता हूँ अपने मुल्क से, अपने मुल्क के वुज़रा से, अपने मुल्क की आर्मी से, अपने मुल्क की एयरफोर्स से, अपने मुल्क की नेवी से। उसके बाद मैं नफरत करता हूँ उन लोगों से जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। मैं लानत भेजता हूँ उन पे जो जहर उगलते हैं। केवल मुसलमानों से नफरत करते हैं? मुसलमानों के खिलाफ आप लोग, पाकिस्तान का मतलब सिर्फ मुसलमान तो नहीं है सर। अरे भाई, मुसलमानों से नफरत करते हैं आप। अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो मुसलमान ही है, इंसानियत से अफगानिस्तान में भी मुसलमान है, तो शायद अफगानिस्तान में भी मुसलमान है। आप अफगानिस्तानी नागरिकों से नफरत कर रहे हैं, बताइए। मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोला, दरमियान में मुझे टोकिए मत। अब मुझे बात करने दे। आप जब बात नहीं, अरे अनुराग भाई, इनसे ये पूछिए अफगानिस्तान के लोग कौन से हैं? अफगानिस्तानी लोग भी तो मुसलमान हैं और पाकिस्तान में तो रहते ही मुसलमान है। नफरत कौन किससे करेगा, इसका बताइए ना, जवाब दे। सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। आप मेरी पहले बात सुने, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आप मेरी बात सुने पहले। मैंने आपको सुना। कहिए डॉक्टर इरशाद अहमद, कहिए अपनी बात। मुझे 2 मिनट सुने। आप बात कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चियां अलहदा पढ़ेंगी तो आपको क्या तकलीफ है? मुसलमान का एक मजहब है, उस मजहब को अगर वो फॉलो करता है आपको क्या तकलीफ है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे इनकी भी बेगम को उठाना था साथ में। नहीं, आपकी बच्ची है ना, अगर बच्ची है तो उसको डिबेट में बिठा के ये बात बोल के दिखाते।
आपकी बच्ची होती और इसी डिबेट में बिठाते और साथ में, और तब ये बात बोल के दिखाते। अरे मैं तो आपकी बच्चियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो पाकिस्तानी महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है, बताइए, आपकी बच्चियों की, और आप अपनी बच्चियों का नहीं ख्याल रख रहे, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे। मैंने आपकी हर तरह की नहीं, मैं शोर नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो आपके घर तक आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, मैं आपके घर तक आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे कि थोड़ा लॉजिकल बात आप अगर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा सर। आपकी बुराई सुनी मैंने आपकी, आप हमें भी सुने, हमारा हम सच जो बोलते हैं उसको सर पिछले 2 मिनट से आप ही को सुन रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, जहर उगलते हैं, हम सुनते हैं आपको, जब हम सच बोलने लगते हैं आपकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। यही एक बात तो फैक्चुअल कहिए ना सर। दादा, जब आप दूसरों से बात करते हैं तो उनको सुने, फिर जब मुझसे सवाल करेंगे मैं आपका उसका जवाब दूंगा। बीच में शोर डाल के आप हक की जुबान नहीं रोक सकते, ना ही डॉक्टर इरशाद अहमद, आप एक ही बात को 5वीं बार दोहरा रहे हैं सर, अपनी बात कहिए तो, हम भी इंतजार कर रहे हैं, वो कौन सा फैक्ट है जो आप साझा कर रहे हैं? आप पूछिए, आप पूछिए। आप बात कर रही थी हमारी आरजू काज़मी कि जी घोड़ों के दौर में चले जाएं और हमने तालिबान बना दिए, तालिबान बनाए। तालिबान का मतलब आरजू से मैं पूछना चाहूंगा क्या है? और दूसरा आरजू, आप भी यहीं पढ़ी हैं, यहीं से सीखा है आपने, यहीं से सब कुछ आपको मिल रहा है, इस मुल्क से, इस प्यारे पाकिस्तान से। तो मेरा ख्याल है कि हमें पहले अपना पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद और कोई बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे बड़े बड़े साइंसदान हैं, हमारे सब कुछ है, आप हमें खौफ क्यों खाते हैं हमारी आर्मी से? क्यों खौफ खाते हैं मुसलमानों से? आप लोग, आपकी चीखें क्यों निकलते हैं? तो कौन से साइंसदान? जो हमारा साइंसदान सिर्फ अब्दुल कदीर, जिनको आपने वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, वो मैं अब्दुल कदीर खान साहब, आरजू मैं अब्दुल कदीर खान साहब की बात कर रहा हूँ। आरजू मैं और आप उनकी कब्र को तोड़ देते हैं, लगेंगे, अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रही हैं आप, हम और आप लड़ते, ये हमें लड़वा रहे हैं। आपने 2 दिन इनका तरीका यही है। सर झूठ तो ना बोले ना प्लीज टीवी पे बैठ के। मैं कह रहा हूं, अगर आप अपनी बात को मानेंगे नहीं तो कुफार सही कैसे होगा? कुफार का तरीका यही है कि हमें मुसलमानों को आपस में लड़वा दें। अब्दुल कलाम आजाद साहब भी मुसलमान हैं। आप लोग डॉक्टर हूद भाई को मानते हैं? आप मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। हूद भाई कौन है? आपको डॉक्टर परवेज हूद भाई का पता है कौन है? ये देखो, अब्दुल कलाम बताइए, आप जानते हैं मुसलमान है, मुसलमान इनके। अरे इरशाद अहमद खान साहब, कहाँ आप अब्दुल कलाम आजाद पर पहुंच गए सर? बात अफगानिस्तान की हो रही है, बात पाकिस्तान की साजिश की हो रही है, आप बात इतिहास की कर रहे हैं। माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। ये गनीमत है कि आरजू काज़मी ने आपसे ये नहीं कहा कि पीछे से टीवी हटा दीजिए अगर तालिबान को सपोर्ट करते हैं, और कान से वायरलेस एयरपॉड भी हटा दीजिएगा। ये गनीमत मानिए आपके आरजू काज़मी ने आपको ये सजेशन नहीं दिया। हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं। धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि हम ऑडियंस को भी अपने साथ शामिल करते हैं। धीरेन्द्र, कहिए अपनी बात। जी, जैसे कि खान साहब अभी पूछ रहे थे कि तालिबान का मतलब क्या है, तो मैं इन्हें मतलब बता देता हूं तालिबान का मतलब क्या है। तालिबान एक ऐसा समूह है जो कट्टरता का दुशाला ओढ़कर समाज में सांप्रदायिकता का नंगा नाच करवाता है। तालिबान एक ऐसा समूह है जो कि चरमपंथी घोषित हो चुका है। तालिबान एक ऐसा समूह है जो समरसता को तोड़ते हुए समाज में द्वेष को उत्पन्न करता है। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि तालिबान एक ऐसा समूह है जो दहशतगर्द और आतंकवाद को अपना धर्म समझकर वो बेगुनाहों और मासूमों का कत्ल करता है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बहुत सवाल उठ रहा है कि भारत का रुख कैसा है। तो इस तरह के समूह के लिए, इस तरह के लिए कट्टरपंथी लोगों के लिए भारत कभी भी पक्षधर नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, हम मानव अधिकारों को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, बेहद अहम बात आप यहां पर कह रहे हैं, और यही एक बड़ा फर्क है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। और इसी सवाल के साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा साहब का मैं रुख करूंगा। दीपक सर, आपने सुना तमाम पैनलिस्ट को, मैं लगातार देख रहा था आप मुस्कुरा रहे थे, जो तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी दलील को सुनकर भी। लेकिन अब जब अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज है, अब जबकि रूस चिंता खड़ी कर रहा है तालिबान की मौजूदा स्थिति को लेकर, अब जबकि चीन का दायरा लगातार बढ़ रहा है, अब जबकि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के पीछे सब कुछ करता धरता है, आगे की तस्वीर, आगे की चुनौती कैसी आपको नजर आती है दीपक वोरा साहब? मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है अपने कार्यक्रम में शरीक होने का, और आपके साथ जो आउटस्टैंडिंग पैनलिस्ट हैं उनसे सीखने का। ये जो हमारी बेटी पाकिस्तान से आई है, जो कुछ इन्होंने कहा है, मैं आपको मुबारक देता हूं बेटा कि आपने सच्चाई सबके सामने रखी है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आपके दिल में जो है, जब भारत की छवि है इंटरनेशनल और जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान को कहते हैं बनाया गया था टू प्रोटेक्ट इस्लाम, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का
इस समय की जो हुकूमत है वो जो चीजें कर रही है. सो आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड योर एंग्विश एंड आई कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने बड़ी अच्छी तरह से अपना जो आपने विचार प्रकट करने थे वो करें. सर, आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि पाकिस्तान का रूल इसमें क्या है, एक हैंड-लॉन्स रेजर एक फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट है कि ग्रैंड स्ट्रेटजी को मत दोष दीजिएगा, ये प्योर स्टुपिडिटी है, बड़ी आसानी से समझ जाते हैं. आपको ये मालूम है कि जब पाकिस्तान का आविष्कार हुआ था, आजादी तो हमें मिली थी, क्रिएशन उनका हुआ था, तो एक ही देश था जिसने कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ में ना दाखिल किया जाए, वो था अफगानिस्तान. उन्होंने ना आज तक कभी सो कॉल्ड मॉर्टिमर ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने हमेशा मुखालफत की है पाकिस्तान की. एक अफगान मुझे नहीं मिला सर, मैं तो हाल ही में वहां होके आया हूं, जो कहता है कि पाकिस्तान मेरा मित्र है. अगर वो कुछ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत हमारा मित्र है. अभी जिक्र हुआ था कि आपके $3 बिलियन आपने इन्वेस्टमेंट किया. सर, मैं विनम्रता से कहता हूं, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंस में बहुत फर्क है. सर, इन्वेस्टमेंट चाइना करता है, जहां मुनाफा होता है या नुकसान होता है वो इन्वेस्टर का होता है. जो हमने सड़कें बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं, पार्लियामेंट बनाए हैं, बांध डैम्स बनाए हैं, वो हमने अफगानिस्तान के लोगों के लिए किए. आपके लिए भी करने को तैयार है अगर आप मान जाएं. लेकिन वो जो हमने चीजें बताई हैं, तालिबान उनको उखाड़ेगा नहीं सर, क्योंकि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए है. आपके पास वो क्षमता नहीं है उस टाइप की असिस्टेंस देने की, तो आप हमसे नाराज ना हो. फाइनली सर, आज जो ब्रिक्स का समिट हुआ है, उसमें हमने बातचीत की है अबाउट काउंटर टेररिज्म. आप ये जानते हैं, क्वाड की जो मीटिंग हुई थी पिछले साल, उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया, वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म. उससे डर के, ये देख के अब वो अकेला पड़ रहा है. पिछले साल आपको मालूम है सर, अजहर मसूद पे चाइना कितने सालों से टेक्निकल होल्ड लगा रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ में कि वो आतंकी नहीं है, वो भी पीछे हट गया. सर, आप बिल्कुल नंगे हो गए हैं सर, कुछ तो शर्म कीजिए. आपकी भी बेटियां हैं, आपके घरों में महिलाएं हैं. इस टाइप के जो चीजें आप कहते हैं टेलीविजन पर, आपने तो अभी कह दिया सर. नदीम कुरैशी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे की मजबूरी में समझ सकता हूं. दीपक बोहरा साहब फैक्चुअली पाकिस्तान की हकीकत को सामने रख रहे हैं. दुनिया का, जी दीपक जी कहिए. दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है दुनिया का, उसका नाम प्रोफेसर गूगल है, जो आज इन्होंने कह दिया है, ये कई सदियों तक लोग इसको याद रखेंगे. सर, मेरी आपसे विनम्रता से मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूं, सोच समझ के कहिए जो आप कहना चाहते हैं. गाली गलोच का कोई फायदा नहीं है सर. इमरान सरकार की हकीकत, पाकिस्तान की हकीकत और पाकिस्तान का वजूद आतंक के सहारे, दीपक बोहरा साहब ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है. अंतर क्या है ये भी बता दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान के रेफरेंस में. वहां अगर ऑटो चलता है तो वो भारत का दिया हुआ है, और वहां अगर एक गोली चलती है तो वो पाकिस्तान की दी हुई है. ये अंतर है. नदीम कुरैशी साहब. 4 मिनट आपने बात की है, 20 सेकंड बर्दाश्त कीजिएगा. बर्दाश्त आपसे नहीं होती है, सब लोग बोलेंगे, पूरी स्क्रीन के ऊपर शोर हुआ होगा. अबे भाई, आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं, आपके मुल्क में बाथरूम लैट्रिन नहीं है, आप लोगों को जाके सपोर्ट कर रहे हैं. आप महिलाओं की बात करते हैं अफगानिस्तान की, आपको कश्मीर की महिलाएं याद नहीं आती, आपको अपने साथ होने वाले जुल्म याद नहीं आते, आपको पंजाब में नागालैंड में होने वाला जुल्म याद नहीं आता. खुदा का खौफ कर ले. शर्म आप हमें याद दिला रहे हैं. हमें तो आपके सफेद वालों की शर्म आ जाती है, लेकिन आप चूंकि शीशा नहीं देखते, आपको नहीं आती. आपके दिल में, दिमाग में पाकिस्तान की ISI सवार है, और यही हमारा टारगेट था कि आपकी चीजें पूरी दुनिया सुने. बड़ी बात है, आपने डैम बना कर दिए. हिंदुस्तान का बच्चा भूख से मरता है. नदीम कुरैशी साहब, 20 सेकंड से ज्यादा हो गई है. आपकी बात इत्मीनान से समझिए. आपकी बात इत्मीनान से सुनिए सर. 20 सेकंड से ज्यादा वक्त तक दीपक बोहरा साहब को मैं चर्चा में शामिल करूंगा, और दीपक बोहरा साहब आपको बताएंगे कि कितना बड़ा फासला है पाकिस्तान और भारत के बीच. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितनी आपकी टोटल इकोनॉमी होगी सर, इतना तो सालाना कर्ज हिंदुस्तान माफ कर देता है. दीपक बोहरा साहब. ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है, इस बात की कोई अहमियत नहीं है. कितनी आपकी इकोनॉमी है, कितनी नहीं है, मैंने तो ये देखना है. इतनी बड़ी इकोनॉमी के बाद कोरोना के पेशेंट आपके सड़कों में लेटे हुए थे, बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के मर रहे थे. नदीम कुरैशी साहब, यहाँ प्रधानमंत्री भैंसों की नीलामी नहीं करते हैं, गधों का कारोबार नहीं करते हैं. अफगानिस्तान में यहाँ के नेशनल हाईवे पर हरकुलस उतर रहा है. जरा हालात को समझिए. भैंसों की नहीं, गधों की. किसी बात से मुतासिर नहीं होंगे. हमें आप देखिए जरा, पाकिस्तान और भारत के बीच का जो फर्क है वो इस तस्वीर पर देख लीजिए.
ये पाकिस्तान से सटी राजस्थान की तस्वीर है। और देखिए यहाँ नेशनल हाईवे पर लड़ाकू विमान उतर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर इस तरीके के कितने नेशनल हाईवे आपने बना दिए हैं, कितनी आपकी ताकत है वो समझ में आ सकता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो चर्चा है, ऐसी इलॉजिकल डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन दीपक बोहरा सर, आपने तो लगातार देखा है तमाम मुल्कों को, जरा कुछ आंकड़ों के जरिए अगर आप नदीम कुरैशी साहब को करेक्ट कर सकें। मैंने पूरी शांति से उनको 20 सेकंड की जगह 30 सेकंड सुना था। दीपक बोहरा साहब। सर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 12 साल पहले पाकिस्तान की जीडीपी हमसे कहीं ज्यादा थी। आज हमारी जीडीपी जो है पर कैपिटा 3 गुना उनसे ज्यादा है। $3 ट्रिलियन की मेरी इकोनॉमी है, 10 गुना आपसे ज्यादा बड़ी है। इस बात को स्वीकार करिएगा सर। जितने हमारे पड़ोसी देश हैं वो सब कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पिगी बैक करना चाहते हैं भारत की इकोनॉमी। वो सब हमारे साथ संबंध बना रहे। आपके पास नहीं है, स्वीकार करिए सर, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। आप क्यों पुराने बातों पे रहते हैं? एक जर्मन फ्रेज है स्चेडेनफ्रeude, उसको इंग्लिश में एपिकैरेसी कहते हैं। अगर मेरे पड़ोसी में तकलीफ होती, मेरे पड़ोसी को तकलीफ होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। हमारी ये फिलॉसफी नहीं है। जब आपके बच्चे मरे थे स्कूल में सर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मारे थे, सबसे ज्यादा दुख हमें हुआ था। जब कोई आपातकालीन स्थिति आपके देश में आती है हमें दुख होता है सर। हमारे दिल आपके साथ है क्योंकि हम जानते हैं कि आवाम की गलती नहीं है इसके अंदर, इसमें गलती है उन लोगों की। दीपक बोहरा, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है नदीम कुरैशी को आप ये नसीहत दे रहे हैं कि पार्लियामेंट से लेकर ऑटो तक अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग ले मदद, भारत तैयार है। अगर वो अपनी ईगो को दबा लें और हमसे मदद मांगे, हम देने को तैयार। सर, आपका अनाज, भारत का अनाज तो आप दुबई से मंगवाते हैं, हमसे सीधा ले लीजिए सर, हम दे देंगे आपको। देखिए, सुना आपने नदीम कुरैशी साहब, दीपक बोहरा को फैक्चुअली बातें वो बता रहे हैं। कहिए, आप कह लीजिए, आप अपने मन का गुबार निकालिए नदीम कुरैशी। मैं राजीव जेटली जी के पास जाऊंगा। कहिए। हम एक हिंदी की कहावत सुनते हैं, नंगी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। अपने बच्चों को कपड़ा दें भाई, अपने बच्चों को दवाई दें, अपने कोरोना के पेशेंट को हॉस्पिटल दें, उनको सैनिटाइजर दें, उनको मास्क दें। आपने क्या देना है लोगों को यार? थोड़ा रकबा आपका है। आपकी जानकारी के लिए आपको दुरुस्त कर दूं, जितनी आपके पूरे मुल्क की आबादी है उससे 3 गुना हमारे देश में वैक्सीनेशन हो चुका है कोरोना का। राजीव जेटली साहब, जरा बताइए। बर्दाश्त नहीं होता। ये देखे ना, आप 4 लोग अपने पास बिठाकर इस तरह के, सर, आपकी मुल्क की कुल आबादी से 3 गुना वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में हो चुका है। राजीव जेटली बताइए। तो खुशी मनाए ना, इस पर खुशी बनाए, इस पर अनुराग भाई, देने की बजाय इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं। किसी देश के हाँ, कुरैशी साहब, आप इकोनॉमी, जी मैं सुन रहा हूं। जो इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, बताइए, किसी देश के प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ती है कभी कि हम दूसरे देश को गधे दे के अपने संबंध बेहतर कर लेंगे? चाइना में गधे एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो रिसोर्सेज इनके पास है उसे एक्सचेंज करके अपने रिलेशन कायम किए जा रहे हैं। ऐसे देश के हालात के देखिए, उसके बाद भी आप इस तरीके से बैठे हैं, सीना ठोक रहे हैं। मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूं, आपकी बात को गुस्सा नहीं आ रहा किसी को, पूरा देश देख रहा। हो सकता है पाकिस्तान और दुनिया में सब जगह आप देखे जा रहे होंगे। आप जितना बोलेंगे उतना समझ आएगा लोगों को। आप जितना चुप रहेंगे उतना कंफ्यूजन में लोग रहेंगे पाकिस्तान के बारे में। आज मुद्दा यह है, देखिए, गंभीरता से इस बात को लीजिए। तालिबान के अंदर, तालिबान में जो व्यवस्था बना के रखी है, उस व्यवस्था से वहां के लोग दुखी हैं। वहां के लोग वो व्यवस्था नहीं चाहते हैं। अफगानी महिलाएं, अफगानी पुरुष बहुत मॉडर्न बने जाते हैं। अरे भाई, जब लोग, तो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि खाना भी नहीं सीखा था उस वक्त, वो इतने फैशनेबल लोग थे, पूरी दुनिया में पढ़ाई करने जाते थे वो लोग। आज आपने उनको कहां गर्त में डाल दिया? आज बताइए किस तरीके के हालात पैदा कर दिए। स्कूल बंद करवा दिए, लोगों के काम बंद करवा दिए। अगर एक महिला को अस्पताल में जो नर्स जॉब करती थी, उसने कहा मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि तालिबान ने ऐसा कानून बना दिया कि अपने शोहर के साथ बाहर निकलना है। अरे अब तो आपको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलने वाला वहां पे, और उसके खिलाफ उसका समर्थन कौन कर रहा है? सोचिए, उसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं यहाँ बैठ के। डॉक्टर इरशाद अहमद, क्या मुसलमानों? डॉक्टर इरशाद अहमद, सुना आपने बीजेपी के प्रवक्ता को, आप आपसे कुछ देर पहले आरजू काजमी से गुजारिश कर रहे थे कि कम से कम मुसलमानों के हितों की बात करो। ये जो अफगानिस्तान में आपने नासूर पैदा किया है ना सर, अफगानिस्तान को डिरेल किया है, वहां मुसलमान ही रहते हैं। इंसानियत को एक तरीके से नेस्तनाबूद कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, मुझे मेरी बात सुन लें। मैं आज आऊंगा आपके पास। आप मेरी बात तो सुने दो ना।
अब जरा सुने, थोड़ा सा 2 लम्हे के लिए सुन लें मुझे। आप तालिबान को बुरा कह रहे हैं, पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं, और उधर जाके CIA को आपके जो वो बंदे, क्या आपका वो एजेंसी है, वो मिन्नत कर रही है कि तालिबान से हमारी दोस्ती करवा दें। ये बेगैरती का सबूत होता है। एक तरफ राह का आपका ये बिल्कुल ठीक CIA मिन्नत कर रहा है, अरे वो कह रहे हैं आप सुधर जाइए, आप लोगों को। वो ये कह रहे हैं आप सुधर जाइए, आप अच्छी पॉलिसीज बनाइए। वो ये कह रहे हैं आप अच्छी पॉलिसीज बनाइए। ये सबूत मेरी बात सुनिए, आप बोलिए, आप चलो एक बार थोड़ी सी बात बोलो, आप थोड़ी सी बात बोल के दिखाइए। आप बोलिए तालिबान को सुधरना चाहिए, अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? नहीं, उस पर आपका क्या व्यू है? तो राजीव जी सुन लेते हैं, गंदगी का सबूत राजीव जी सुन लेते हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद जो भी कुछ कह रहे हैं उससे सर पाकिस्तान की असलियत ही सामने आ रही है। कहिए डॉक्टर इरशाद अहमद। मैं ये कह रहा हूँ, असलियत ये आ रही है कि CIA के चीफ को आपका राह का चीफ मिन्नत कर रहा है, पैर पकड़ रहा है कि खुदारा हमें मिन्नत करके इनसे वो ले दें माफी। दूसरी तरफ आप जहर उगल रहे हैं तालिबान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तीसरी दफा आपको डर लग रहा है कि मकबूजा आबादी भी आपसे हासिल ना कर रहे हैं मुसलमान, और आजादी तो वो हासिल करेंगे कश्मीरी आबाद से, क्योंकि आप इतना जुल्म सितम बर्दाश्त मुसलमान के अंदर इतना ही होता है कि 20 साल बाद पूरी दुनिया की फौजों से मुल्क लिया उन्होंने। आप कहते हैं बुरे हालात हो गए। इरशाद अहमद कहां से लाते हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर इस तरीके की दलीलें दी जाती होंगी, राजीव जेटली पाकिस्तान में अगर वहां के पॉलिटिशियंस इस तरीके की दलीलें देते होंगे तो शायद एंटरटेनमेंट चैनल्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। राजीव जेटली, आप हक की बात को दबा नहीं सकते। आप मेरी बात सुने। दूसरी बात कर रहे हैं सर, आपकी बात पूरी सुनी और उसके बाद हंसी आ रही है मुझे। सोचिए बैठे कहाँ हैं राजीव जी, बैठे कहाँ हैं इनको सोचिए। ये श्रीलंका में नहीं बैठे, एक भी गोली चली है। अरे ये श्रीलंका में नहीं बैठे, पाकिस्तान से लाइव बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान में मुझे लगता है इनके घर से, अरे सुनिए, पाकिस्तान से इनके घर से कम 50 किलोमीटर के रेडियस में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मुसलमान नहीं होगा। और तब भी कितने घबराए बैठे हैं बताइए। इन्हें बार बार मुसलमान कोट करना पड़ रहा है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। अरे आप सुबह जब घर से निकलते होंगे ना, शाम तक घर पे वापस आते होंगे तो आपको दूसरे धर्म का एक भी आदमी नहीं मिलता होगा। ठीक है इरशाद अहमद खान साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार मैं आपके पास आऊं तो आप कुछ बेहतर दलील दे सकेंगे। आरजू काज़मी आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपका भी रुख करूंगा, और गुरमीत सिंह साहब भी काफी देर से सुन रहे हैं तमाम पैनलिस्ट को, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन गोरखपुर से हमारे एक ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल गुप्ता। विशाल, आप तमाम पैनलिस्ट को सुन रहे हैं, अपनी बात कहिए, आपके जहन में क्या सवाल आता है, आप क्या सोचते हैं? जी, इसमें सोचना क्या है, बस यही जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आवाम को जो चूरन बांटा गया है, कश्मीर, बस उनके पैनलिस्ट से आप ये पूछ लीजिए कब तक आप कश्मीर रटेंगे। मतलब कश्मीर के नाम पे आप अपने देश को भूल चुके। आप अपने देश में ना एजुकेशन ले आए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उसके बाद आप इस समय तालिबान के कंधे पे आप बंदूक चला रहे हैं रखकर। तो इसमें आप कश्मीर को आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप कुछ हासिल करना है तो अपने देश में आप एजुकेशन करिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करिए। उस चीज पे बात, उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है कि अपने देश के बारे में वो क्या कह रहे थे। उनकी सरकार कुछ कह रही है, कुछ कर रही है, कुछ कह रही है। वो कोरोना को भारत में कह रहा है। आप बताइए, कोरोना के लिए तो हमारे भारत में तो हमने तो वैक्सीन डेवलप कर ली, आपने क्या किया? बिल्कुल विशाल, आप बेहद अहम बात कह रहे हैं, एक तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं आप पाकिस्तान के वजूद पर, लेकिन यहाँ तो उल्टी स्थिति है। कश्मीर की बात तो छोड़िए, अब तो POK की बात हो रही है। लेकिन गुरमीत सिंह जी, एक चीज मैं आपसे समझ, सच था कि नहीं था? आपका मीडिया बता रहा था इस बात को। आप मुझे जवाब दीजिए उस बात का कि आपने वैक्सीनेशन बनाई है, नमक वाले टीके लगा रहे हैं लोगों को। मुझे ये इसका जवाब दे दें जरा आप। अनुराग, इरशाद अहमद खान साहब, ये साइंस का दौर है, मेडिकल साइंस का दौर है सर। यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, देखिए आरजू काज़मी मुस्कुरा रही हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं इस तरीके से खुल के हंस नहीं सकता आपकी दलीलों पर, लेकिन आपकी बातों पर हंसी आ रही है। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप देखें सर, न्यूज चैनल की जगह एंटरटेनमेंट चैनल में अगर आप बात रखेंगे सर, लोगों का मनोरंजन होगा बेहतर तरीके से। लेकिन गुरमीत सर, मेरा सवाल आपसे, चीन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ खड़ा है। चीन एक तरीके से ये कह रहा है कि देखिए हम स्थितियों को बदल देंगे, लेकिन क्या वाकई चीन चीजों को समझ पा रहा है? वो अफगान तालिबान जिस पर अमेरिका 20 साल कब्जा करने की कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाया, क्या वहां चीन अपने एजेंडे में सफल हो पाएगा? वो चीन जो उइगरों पर चुप रहता है, खामोश रहता है, वो अफगानिस्तान में खड़ा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान भी इस मुद्दे पर चुप है।
देखिए जी, जो नापाक गठबंधन चाइना और पाकिस्तान का है उसको खींच के तालिबान के साथ में मिलाया गया है। जो चाइना है वो 1.4 बिलियन का देश और अपने आप को इतना बड़ा देश कहता है, वो पहले तो जो मसूद है उसको, मसूद अजहर, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में लड़ाई लड़ता था और अब उसने अपना स्तर इतना गिरा लिया है कि वो तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में एक हिस्सा बन के आया है। देखिए, चाइना का तो वहां जाने का मकसद ये है कि वो किस प्रकार इस अपॉर्चुनिटी को भुनाए। उसका तो मकसद यही है कि वो किस प्रकार वहां से पैसा बनाए, बिजनेस से, माइन से और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। और उसको सबसे बड़ा डर ये है कि सिंजियांग में उसका क्या होगा। ये जो तालिबान ऑफेंसिव हुआ था उसके अंदर में जो ETIM है, जो सिंजियांग के टेररिस्ट हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया है और उसको ये डर है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या होगा। और मैं एक चीज आपको बिल्कुल लिख के देता हूं, आप नोट कर लीजिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फेल होगा। और दूसरी बात, ये डिस्कशन में बात कर रहे थे, इन्होंने कश्मीर की बात कर रहे थे। ये जो POK और गिलगिट बाल्टिस्तान है, किसी भी दिन भी सिर्फ बात है डिसीजन और टाइम की, वापस भारत में इंटीग्रेट किया जाएगा। इरशाद अहमद खान सुन रहे हैं आप? जो ये हिंदुस्तान के फौजी के बोल हैं। सुन लीजिए। एक सेकंड सुनिए सिर्फ। आप बात कर रहे हैं बल्तिस्तान की, आप बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। लद्दाख को बचाइए, चाइना ने ले लिया आपसे लद्दाख। आप शर्म कीजिए कि झूठ मत बोलिए। लद्दाख आपसे लिया या नहीं लिया? उनकी फौजें आपके लद्दाख के अंदर घुस गई कि नहीं घुस गई? आपको कोई हक नहीं है ऐसा वर्ड यूज करने का, शर्म जैसा वर्ड यूज करने का। आपको मालूम होना चाहिए किस प्रकार बात करते हैं। आपको मालूम है 12 फरवरी को क्या हुआ था? आपको मालूम है 12 फरवरी 2021 में क्या हुआ था? पाकिस्तान वहां, चाइना वहां से उल्टे कदम लेकर चल पड़ा। आपको मालूम है आपने 25 फरवरी को क्या किया था? आपने रिक्वेस्ट किया LOC। देखिए, मेरी बात के अंदर में अपनी बात मत डालिए। सुन लीजिए, अगर आपने हिम्मत है तो आप मेरी बात सुनिए। आपने तो हिम्मत नहीं है आरजू जी की बात सुनने का, आपने तो हिम्मत नहीं है सच्चाई सुनने का। आपने अपने देश को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। आपने अपनी आवाम के ऊपर में ऐसा जुल्म किया है, मकबूजा कश्मीर को बचाने की कोशिश करते रहे, वो बचेगा नहीं। अब देखिए, आप कश्मीर भी आप आपके हाथ अपने से घर जाएगा। को पहले देखिए। इरशाद अहमद खान साहब, अपने घर को इरशाद अहमद खान साहब, देखिए दीपक बोहरा हाथ जोड़ रहे हैं आपकी बातें सुन के, आपकी दलीलों को सुनकर दीपक बोहरा हाथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब दिन में सपने तो मत देखिए, दिन में सपने तो मत देखिए और पाकिस्तान की आवाम को सपने मत दिखाइए। लेकिन आरजू काजमी, आप कुछ कहना चाह रही थी, जवाब सुन रही थी नदीम कुरैशी को। आरजू काजमी। अनुराग जी, मैं आता हूँ राजीव जी, आता हूँ आपके पास। आरजू काजमी, मुझे 5 सेकंड दीजिए। अनुराग जी, बिल्कुल मैं आता हूँ आपके पास। आरजू काजमी, नहीं, मुझे कुछ बात बोलनी है, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, ठीक है। आरजू माफ कीजिएगा, मैं आता हूँ। राजीव जी, कहिए अपनी बात, कहिए राजीव जी, कहिए। नहीं, मैं आपने जितना बार बार बोला, मैं इनसे कहना चाहता हूं, अनवर मसूद जी के कार्यक्रम में मोइन अख्तर जी को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इन्हें आप उनके शो में बिठा दीजिए, वही कंपनसेट कर जाएंगे सारे बिना एक्टिंग के। वो ऐसी कॉमेडी करते हैं मोइन अख्तर साहब। तो मुद्दा ये है कि आपने जब कहा कि आपको कॉमेडी सीरियल में जाना चाहिए, तो पाकिस्तान में मोइन अख्तर जी की जगह आपको ले लें, उनको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कॉमेडी हो जाएगी। इरशाद अहमद खान साहब, कॉम्प्लीमेंट की तरह लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें संभावनाएं रहनी चाहिए। पॉलिटिक्स के अलावा प्लान बी भी रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल रहना चाहिए जी। हाँ, देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इरशाद साहब जो हैं उनको आप बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं, इसलिए कि इनको डिफेंड करना पड़ता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, जिसको गिराने के लिए ये सुबह से रात तक बोलते रहते हैं नून लीग वाले। और दूसरा, मैं अप्रिशिएट करूंगी कुरैशी साहब को, जो बड़े मजबूत तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, बड़ी मुस्कुराहट के साथ। लेकिन सर, आप जैसे लोग जो असेंबली के अंदर बैठे हैं, अगर आपने मियां जो अतीक मियां थे उनको इकोनॉमिस्ट रखा होता, आपने
हर जगह मजहब ना घुसाया होता तो आज पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया होता। मैंने जैसे पहले कहा, डॉक्टर मुझे अब्दुल टाइम सलाम दीजिएगा। को मुल्क से भागना पड़ा, उनकी कब्र को तोड़ दिया गया। डॉक्टर परवेज हुद भाई को आप लोग पूछते नहीं है, और इसी तरह से बहुत सारे हमारे लोग हैं। हमने कोई साइंटिस्ट हमारे पास नहीं है बताने के लिए, हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं है बताने के लिए, हमारे पास एजुकेशनिस्ट नहीं है। सर 1 मिनट में आपके बीच में नहीं बोली थी, आप मेरे बीच में ना बोलें, ठीक है? मैंने आपको कुछ नहीं कहा है, लेकिन आप डिफेंड करें इमरान खान साहब को, जिसे सारा दिन आप लोग कहते हैं गवर्नमेंट गिरा देनी है, उस पे आप मेरे प्यारे किस तरीके से डिफेंड करते हैं, बहुत हैरत की बात है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस दिन पाकिस्तान ये मजहब वाले ड्रामे से बाहर निकला और उसने एजुकेशन और इकोनॉमी पे काम किया, पाकिस्तान को किसी के आगे ना हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ ही आगे बढ़ के बात कर सकेगा। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कि तालिबान ने ये कह दिया, तालिबान के साथ आप हैं, तालिबान को आप फॉलो करें। यहाँ तक कि लाल मस्जिद वाला मौलवी कह रहा है कि जी अगर हमारी शरिया आ गई तो हम हिंदू और क्रिश्चियन को भी कहेंगे कि दाढ़ी रखो। किस किस्म के जाहिल माशरा आपने बनाया है। 40 साल में आप लोगों ने पाकिस्तान को तबाह जो हमारे तो पाकिस्तान के दोनों ही पैनलिस्ट बिना दाढ़ी के बैठे हैं। आप लोग अपनी बात को सही करने के बजाय मैं तो कहती हूं कुरैशी साहब अभी भी थोड़ा होश कीजिए। आप कुछ कर सकते हैं, अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। आप असेंबली में बैठे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। नदीम कुरैशी साहब, सुना आपने? मुझे सुनिए अनुराग, मैं आता हूं अभी। इरशाद साहब आता हूं मैं आपके पास। नदीम कुरैशी साहब, आरजू काज़मी ईमानदारी के साथ फैक्चुअली ऐसी बातें कह रही हैं जिस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन को अक्रॉस द पार्टी लाइन सोचने की जरूरत है ईमानदारी से, ना कि वो फोकस करे अफगानिस्तान पर, तालिबान पर। मैं तवक्को ये रखता हूँ, हम आपके गेस्ट होते हैं, आप लोगों को अपने मेहमान को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप हमारी बात सुनने से पहले हमारा माइक ऑफ कर देते हैं और बाकियों के सारे माइक ऑन रखते हैं। आरजू जी ने अभी मजहब के हवाले से बात की, पहले तो उनको मशवरा दें, अपने नाम के साथ ये काज़मी जरा हटा के आए, फिर उनको अंदाजा होगा। भाई हमारा, हम जो मुसलमान हैं, हम मजहब के बगैर जी नहीं सकते। इनका नाम बताता है ये क्या है, आरजू काज़मी। ये प्राउड फील करती हैं कि यहाँ टीवी पर बैठकर आधा किलो का मेकअप करके बातें करना बड़ा आसान है। ये पाकिस्तान ये जो आपका बयान है ना, ये जो आपका बयान है ना नदीम कुरैशी साहब, दरअसल में यही उस घटिया सोच को दर्शाता है। महिलाओं के लिए जो सोच है, महिलाओं के लिए जो मानसिकता है ना सर, ये उसी को दर्शाता है। पाकिस्तान में औरतों को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, माफ कीजिए, आप जैसे पॉलिटिशियन का ये बयान उस बात को दर्शाता है। लगातार आपको मैं सुन रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी महिला के लिए, वो पाकिस्तान की हो, हिंदुस्तान की हो, किसी भी मुल्क की हो, अगर इस तरीके का बयान देंगे सर, तो इसको अनुमति नहीं दी जा सकती। आप किसी महिला को इस तरीके से अपमानित नहीं कर सकते। आप अपने प्रोग्राम के जरिए दुनिया को जो मैसेज देना चाहते हैं, मेरी कोई बात सुनने दें। आज सिर्फ हिंदुस्तान की एक रियासत में बच्चियों के साथ होने वाले 2021 के रैप केसेस निकालकर उस पर प्रोग्राम रखे। आप बातें करते हैं, भाई अपने घर की फिक्र करें ना यार। यही आरजू काज़मी के सारे बहन भाई हैं जो अफगानिस्तान से जहाजों के साथ लटक कर बाहर जा रहे हैं। आप फिक्र करें अपने मुल्क। ये अफगानिस्तान में वो लोग हवाई जहाज पर लटक कर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने वहां पर इस तरीके के हालात पैदा किए हैं। बात करते हैं, आप जरा समझिए, आप किस तरीके से एक मुल्क को बर्बाद कर चुके हैं सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, और आप महिला को अपमानित कर रहे हैं। आपके खुद के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप जा रहे हैं अफगानिस्तान में ये कहने के लिए कि गुलामी की जंजीरें टूट रही हैं। जरा आप स्थिति को समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे ये लोग तो जो मर्जी बात करें आप, ठीक है, आप बात नहीं सुनने का फायदा कोई नहीं। नदीम कुरैशी साहब, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी घर की महिलाओं से भी इसी तरीके से बात करते हैं। ये अफसोस की बात है। हमें अपने घर की महिलाओं की खुद फिक्र है। आप अपनी फिक्र करें, आप हमारी फिक्र ना करें। तो जैसे आपने आरजू काज़मी के लिए जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया है ना, अपने घर में अपनी माँ बहनों के साथ एक बार कर देखिएगा और फिर घर से कैसा रिएक्शन आता है अपने घर की महिलाओं का, जरा उसको महसूस कीजिएगा एक बार। आप जैसे पॉलिटिशियन अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो पाकिस्तान में आप इस तरीके से जहर बोल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, ये समझ में आता है। माफ कीजिए नदीम कुरैशी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं इस तरीके के बयानों को एंडोर्स नहीं करता हूं सर, कोई शक नहीं करेगा। प्रयागराज से हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अजय शंकर जी, कहिए अपनी बात।
चलिए, कोशिश होगी हमारी जुड़ने की एक बार फिर प्रयागराज से। जो दर्शक है, तकनीकी दिक्कत है, फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए, तुरंत हाजिर होते हैं।